नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। हाँ। आज का हमारा विषय है गो, जिसे कई लोग गोलैंग भी कहते हैं। डेवलपर्स इसे इसकी सादगी और रॉकेट जैसी स्पीड के लिए बहुत पसंद करते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर गो पहले से ही इतना तेज है तो फिर हमें उसकी परफॉर्मेंस को और ट्यून करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? यही तो आज की हमारी बातचीत का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, आपने एक स्पोर्ट्स कार खरीदी है जो 0 से 100 की रफ्तार पलक झपकते ही पकड़ लेती है। वो शहर की सड़कों पर तो कमाल है, लेकिन जब आप उसे एक प्रोफेशनल रेस ट्रैक पर ले जाते हैं तब आपको पता चलता है कि असली कंपटीशन के लिए टायर्स, सस्पेंशन, इंजन सब कुछ फाइन ट्यून करना पड़ता है। गो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये आउट ऑफ द बॉक्स बहुत तेज है, लेकिन जब आपका एप्लीकेशन स्केल करता है, मतलब जब हजारों लाखों यूजर्स का ट्रैफिक आता है, तब छोटी छोटी इनएफिशिएंसीज भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स बन जाती हैं। अच्छा, तो आज हम एक डेवलपर के सफर पर चलेंगे। हम एक साधारण गो ऐप से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि जब उस पर भारी लोड पड़ता है तो वो कैसे घुटने टेक सकता है। फिर हम जासूस बनकर उन समस्याओं को ढूंढेंगे और आखिर में उसे एक ऐसे रोबस्ट सिस्टम में बदलेंगे जो दुनिया भर का लोड संभाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दस्तावेज में सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। ये क्यों इतना जरूरी है? ये बुनियाद है। गो की एक खासियत है इसका गार्बेज कलेक्टर या जीसी। ये एक ऑटोमेटिक नौकर की तरह है जो आपके प्रोग्राम में फैला हुआ मेमोरी का कचरा खुद साफ करता रहता है। डेवलपर्स के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कचरा फैलाएंगे, यानी बार बार मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो वो नौकर अपना ज्यादातर समय सिर्फ सफाई में ही लगा देगा। और जब वो सफाई कर रहा होगा तब असल काम यानी हमारे ऐप का लॉजिक रुक जाएगा। यही स्लो डाउन का कारण बनता है। एग्जैक्टली। तो हमारा लक्ष्य है कि गार्बेज कलेक्टर को कम से कम काम देना। दस्तावेज इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताता है, जैसे छोटे स्ट्रक्स का इस्तेमाल करना या बड़े स्ट्रक्स को फंक्शंस में भेजते समय उन्हें पूरा कॉपी करने के बजाय सिर्फ उनका पता यानी एक पॉइंटर भेजना। इससे बेवजह मेमोरी कॉपी नहीं होती। हाँ, और इसमें सिंक पूल का भी जिक्र है। हाँ, सिंक पूल, ये क्या चीज है? सिंक पूल एक शानदार कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रेस्टोरेंट में कटलरी का सेट हो। हर नए ग्राहक के लिए नई चम्मच कांटा बनाने और फिर फेंकने के बजाय हम उन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। सिंक पूल भी आपके प्रोग्राम के लिए यही करता है। ये ऑब्जेक्ट्स को बार बार बनाने और नष्ट करने के बजाय उन्हें रीयूज करता है। वाह! नतीजा, गार्बेज कलेक्टर को बहुत कम कचरा साफ करना पड़ता है और आपका ऐप तेज चलता है। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी थी। तो मेमोरी बचाने के अलावा क्या हम गार्बेज कलेक्टर के काम करने के तरीके को भी कंट्रोल कर सकते हैं? दस्तावेज में GOGC और एस्केप एनालिसिस जैसी चीजों का जिक्र है। एस्केप एनालिसिस सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। कुछ वैसा ही है। पहले GOGC की बात करते हैं। ये एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है, एक तरह का नॉब जिसे आप घुमाकर ये तय कर सकते हैं कि GC को कितनी जल्दी जल्दी सफाई करनी है। अगर आप इसे कम पर सेट करते हैं तो GC बार बार चलेगा, जिससे CPU ज्यादा इस्तेमाल होगा लेकिन मेमोरी कम लगेगी। अगर ज्यादा पर सेट करते हैं तो मेमोरी की खपत बढ़ेगी लेकिन CPU साइकिल्स बचेंगे। ये एक ट्रेड ऑफ है। मतलब ये डेवलपर को तय करना है कि उनके ऐप के लिए CPU ज्यादा कीमती है या मेमोरी। बिल्कुल। अब आते हैं एस्केप एनालिसिस पर। समझिए, कंपाइलर एक बहुत सख्त लाइब्रेरियन है। वो चाहता है कि हर किताब यानी वेरिएबल उसी शेल्फ यानी स्टैक पर रखी जाए जहां से ली गई है, क्योंकि वो सबसे तेज तरीका है। लेकिन अगर कोई किताब लाइब्रेरी से बाहर यानी एस्केप जानी है, मान लीजिए किसी दूसरे फंक्शन को भेजनी है या लंबे समय तक जिंदा रहनी है, तो लाइब्रेरियन को उसे एक स्पेशल बड़े से कॉमन एरिया यानी हीप में रखना पड़ता है जो थोड़ा धीमा होता है। अच्छा। एस्केप एनालिसिस कंपाइलर का वही जासूसी काम है, ये पता लगाना कि कौन सी किताब को बाहर जाना है ताकि वो उसे पहले से ही सही जगह पर रख सके। इसे समझकर डेवलपर ऐसा कोड लिख सकते हैं जो ज्यादातर तेज वाले स्टैक का इस्तेमाल करे। ठीक है, तो मेमोरी को ठीक से मैनेज करना एक तरह से घर को साफ सुथरा रखने जैसा है। लेकिन गो की असली ताकत तो एक साथ कई काम करने में है, गो रूटीन्स। पर मुझे लगता है कि एक साथ हजारों काम शुरू कर देना अपने आप में एक अलग तरह की मुसीबत खड़ी कर सकता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गो रूटीन्स बहुत हल्के और सस्ते होते हैं, लेकिन सस्ते का मतलब मुफ्त नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा होता है गो रूटीन लीक का। ये ऐसा है जैसे आपने नल तो खोल दिया लेकिन उसे बंद करना भूल गए।
वो गो रूटीन बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है, मेमोरी और रिसोर्स खाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। ओ, जब ऐसे हजारों नल खुले रह जाते हैं तो आपका पूरा सिस्टम डूब जाता है। तो ये पक्का करना जरूरी है कि हर शुरू हुआ गो रूटीन ठीक से खत्म भी हो। और चैनल्स का क्या, जो इन गो रूटीन्स के बीच बात करने का जरिया है? चैनल्स के लिए सही बफर साइज चुनना बहुत जरूरी है। अगर बफर बहुत छोटा है तो गो रूटीन्स एक दूसरे का इंतजार करते रहेंगे, जिससे काम रुक जाएगा। अगर बहुत बड़ा है तो आप बेवजह मेमोरी बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह जब आप फाइल या नेटवर्क से डील कर रहे हो तो बफर्ड आईओ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बार बार छोटे छोटे डेटा के टुकड़े भेजने के बजाय उन्हें इकट्ठा करके एक बड़े बैच में भेजता है, जिससे सिस्टम कॉल्स कम होते हैं और परफॉर्मेंस काफी सुधरती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि क्या क्या गलत हो सकता है, पर एक डेवलपर को ये कैसे पता चलेगा कि उनके कोड के किस हिस्से में आग लगी हुई है? अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल होगा। अंदाजा लगाना परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमें डेटा चाहिए, और वो डेटा हमें मिलता है प्रोफाइलिंग से। गो हमें pprof नाम का एक बहुत शक्तिशाली बिल्ट इन पैकेज देता है। pprof? हाँ, ये हमारे ऐप का एक्सरे करने जैसा है। एक्सरे? दिलचस्प है। तो ये क्या क्या दिखाता है? दस्तावेज 3 मुख्य तरह की प्रोफाइलिंग पर जोर देता है। पहला है सीपीयू प्रोफाइलिंग। यह हमें बताता है कि कौन से फंक्शन सबसे ज्यादा सीपीयू टाइम खा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कोड का हॉट पाथ क्या है। अच्छा। दूसरा है मेमोरी प्रोफाइलिंग। ये मेमोरी लीक और बहुत ज्यादा हीप एलोकेशंस को उजागर करता है। ओके। ये हमें दिखाता है कि मेमोरी कहाँ और कितनी एलोकेट हो रही है। और तीसरा, जो गो के लिए बहुत जरूरी है, वो है गो रूटीन प्रोफाइलिंग। ओके। ये हमें गो रूटीन लीक्स या ऐसी जगहों का पता लगाने में मदद करता है जहां बहुत ज्यादा गो रूटीन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो pprof ने हमें ढेर सारा डेटा दे दिया। अब ये तो वैसा ही है जैसे डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दे दी हो। मेरे जैसे आम इंसान के लिए तो वो बस नंबर और ग्राफ है। इस डेटा को समझने और असल समस्या तक पहुंचने का तरीका क्या है? इसके लिए भी गो हमें एक टूल देता है, गो टूल pprof। ये उस रिपोर्ट को लेता है और उसे विजुलाइज करता है। इसका सबसे पावरफुल विजुलाइजेशन है फ्लेम चार्ट। फ्लेम चार्ट? हाँ, ये एक तरह का चार्ट होता है जिसमें चौड़ी बार्स उन फंक्शंस को दिखाती हैं जो सबसे ज्यादा समय ले रहे हैं। आपको बस सबसे चौड़ी बार को देखना है और आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये आपको एक नज़र में बता देता है कि आपका प्रोग्राम अपना समय कहाँ बिता रहा है। तो ये हमें सीधे उस फंक्शन तक ले जाता है जिसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। दस्तावेज कहता है कि ये प्रोफाइलिंग नियमित रूप से करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका ऐप लगातार बदलता रहता है। हाँ। जो कोड आज तेज है, हो सकता है कल किसी नए फीचर के आने से धीमा हो जाए। नियमित प्रोफाइलिंग एक हेल्थ चेकअप की तरह है जो समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लेती है। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। जब हम एक गो बेस्ड वेब ऐप बनाते हैं तो हमें किन खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ तो नेटवर्क, डेटाबेस और यूजर इंटरैक्शन जैसी कई और चीजें भी आ जाती हैं। वेब ऐप्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। दस्तावेज कुछ आम समस्याओं को लिस्ट करता है। सबसे पहला और सबसे आम है डेटाबेस कॉल्स। अगर आपने अपनी टेबल पर सही इंडेक्स नहीं लगाए हैं तो एक सिंपल सी क्वेरी भी आपके पूरे ऐप को रोक सकती है। दूसरा है रिकर्जन। अगर कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है और उसकी कोई सीमा नहीं है तो वो स्टैक ओवरफ्लो एरर दे सकता है, जिससे आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। और यूजर फेसिंग चीजों के बारे में क्या, जैसे इमेज या फ्रंट एंड? ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत बड़ी बड़ी अनकम्प्रेस्ड इमेजेस हैं तो पेज लोड टाइम बहुत बढ़ जाएगा, भले ही आपका गो बैकएंड कितना भी तेज क्यों ना हो। हाँ, ये तो है। इन इमेजेस को कंप्रेस करना या सीडीएन के जरिए सर्व करना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर आप पुराने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी एक बॉटलनेक बन सकते हैं। कभी कभी परफॉर्मेंस की समस्या किसी जटिल एल्गोरिथम में नहीं बल्कि ऐसी साधारण चीजों में छिपी होती है। मुझे एक और पॉइंट दिलचस्प लगा, अनावश्यक कोड। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर ये बहुत आम है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है उसमें ऐसा कोड इकट्ठा हो जाता है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन वो अभी भी चल रहा होता है और सीपीयू साइकिल्स बर्बाद कर रहा होता है। अच्छा। एक अच्छा कोड रिव्यू कल्चर इसे पकड़ने में मदद करता है। अंत में दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि प्रोडक्शन जैसे माहौल में परफॉर्मेंस टेस्टिंग कितनी जरूरी है। जो चीज आपके लैपटॉप पर तेज चलती है, जरूरी नहीं कि वो 10,000 कंकरेंट यूजर्स के साथ भी तेज चले। बिल्कुल सही। तो अब हमने समस्याओं को समझ लिया है, उन्हें ढूंढना भी सीख लिया है। अब समाधान पर आते हैं। जब हमारे ऐप पर ट्रैफिक बढ़ने लगता है तो उसे संभालने के लिए दस्तावेज में लोड बैलेंसिंग की बात की गई है। ये कैसे काम करता है?
लोड बैलेंसिंग का सीधा सा मतलब है कि आने वाले ट्रैफिक को कई सर्वरों में बांट देना ताकि किसी एक सर्वर पर बोझ ना पड़े। दस्तावेज में 4 मुख्य रणनीतियों का वर्णन है। पहली है राउंड रॉबिन, जो सबसे सिंपल है। ये हर नई रिक्वेस्ट को लाइन से अगले सर्वर पर भेजती है। पहला सर्वर, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर वापस पहला। ओके। दूसरी है वेटेड राउंड रॉबिन, जिसमें हम हर सर्वर को उसकी क्षमता के हिसाब से एक वजन देते हैं। ज्यादा पावरफुल सर्वर को ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। और अगर कोई सर्वर पहले से ही बहुत बिजी हो तो? उसके लिए है तीसरी स्ट्रैटेजी, लीस्ट कनेक्शंस। ये रिक्वेस्ट को उस सर्वर पर भेजती है जिसके पास उस समय सबसे कम एक्टिव कनेक्शन होते हैं। ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है। हाँ, और चौथी है आईपी हैश। ये यूजर के आईपी एड्रेस के आधार पर तय करती है कि उसकी रिक्वेस्ट हमेशा एक ही सर्वर पर जाए। 1 मिनट, ये आईपी हैश वाला तरीका सुनने में थोड़ा रिस्की लगता है। अगर वो एक सर्वर डाउन हो गया तो क्या उस आईपी एड्रेस वाले सारे यूजर्स का सेशन खत्म हो जाएगा? क्या ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं बना देता? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अगर वो सर्वर डाउन होता है तो उन यूजर्स को एक नए सर्वर पर भेजा जाएगा और उनका सेशन स्टेट, जैसे शॉपिंग कार्ट, खत्म हो सकता है। बिल्कुल। जब तक कि आपने सेशन को किसी बाहरी जगह जैसे रेडिस या डेटाबेस में स्टोर ना किया हो। इसीलिए स्टेटलेस डिजाइन इतना महत्वपूर्ण है। स्टेटलेस डिजाइन, यहीं से बात स्केलिंग पर आती है। जब ऐप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो उसे स्केल करने के क्या तरीके हैं? दस्तावेज में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग का जिक्र है। हाँ, ये 2 मुख्य तरीके हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है अपने मौजूदा सर्वर को और ज्यादा पावरफुल बनाना। उसमें ज्यादा सीपीयू, ज्यादा रैम जोड़ना। ये ऐसा है जैसे आप अपनी एक दुकान को बड़ा और बेहतर बना रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है और ज्यादा सर्वर जोड़ना। ये ऐसा है जैसे आप उसी दुकान की कई और ब्रांच खोल रहे हैं। आज के दौर में ज्यादातर सिस्टम हॉरिजॉन्टली स्केल किए जाते हैं क्योंकि ये ज्यादा लचीला और फॉल्ट टॉलरेंट होता है। और इन 2 तरीकों के अलावा दस्तावेज में कुछ और स्केलेबिलिटी पैटर्न भी बताए गए हैं, जैसे कि कैशिंग और माइक्रो सर्विसेज। बिल्कुल। कैशिंग का मतलब है जो डेटा बार बार चाहिए होता है उसे डेटाबेस से बार बार मांगने के बजाय एक तेज मेमोरी जैसे रेडिस में रख लेना। इससे डेटाबेस पर लोड बहुत कम हो जाता है। हाँ, और माइक्रो सर्विसेज एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसमें हम एक बड़े ऐप को छोटी छोटी स्वतंत्र सेवाओं में तोड़ देते हैं, जैसे एक यूजर सर्विस, एक पेमेंट सर्विस, एक प्रोडक्ट सर्विस। इसका फायदा यह है कि अगर पेमेंट सर्विस पर ज्यादा लोड है तो आप सिर्फ उसी को स्केल कर सकते हैं, पूरे ऐप को नहीं। और ऑटो स्केलिंग, AWS के जिक्र के साथ इसकी बात की गई है। ऑटो स्केलिंग आज के क्लाउड युग का जादू है। ये सिस्टम को अपने आप मॉनिटर करता है और ट्रैफिक के हिसाब से सर्वर की संख्या को बढ़ाता या घटाता है। जैसे अगर रात के 2 बजे ट्रैफिक कम है तो ये सर्वर की संख्या 10 से घटाकर 2 कर देगा ताकि आपके पैसे बचें। और जैसे ही सुबह ट्रैफिक बढ़ेगा ये अपने आप नए सर्वर्स जोड़ देगा। AWS, गूगल क्लाउड, ये सब इसे बहुत आसान बनाते हैं। तो आज हमने गो एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की पूरी यात्रा को समझा। हमने मेमोरी मैनेजमेंट और गो रूटीन्स जैसी बुनियादी बातों से शुरुआत की, फिर पीप्रॉफ जैसे टूल से जासूस बनकर समस्याओं का पता लगाना सीखा, फिर वेब ऐप्स की असली दुनिया की चुनौतियों पर चर्चा की और अंत में ट्रैफिक और लोड को संभालने के लिए लोड बैलेंसिंग और स्केलेबिलिटी पैटर्न को देखा। हाँ, और इस पूरे दस्तावेज से एक बात साफ होती है, गो की डिजाइन फिलॉसफी यानी सादगी, गति और दक्षता इसे स्वाभाविक रूप से हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस बनाने के लिए बेहतरीन बनाती है। इसका कुशल कॉन्करेंसी मॉडल और कम मेमोरी फुटप्रिंट इसे मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक पसंदीदा भाषा बनाते हैं। ये भाषा परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, यह दस्तावेज परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी पर बहुत जोर देता है। यह इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या आज के दौर में जब यूजर्स की उम्मीदें आसमान छू रही हैं, किसी एप्लीकेशन की डिजाइन प्रक्रिया में परफॉर्मेंस को सिक्योरिटी या फीचर सेट जितना ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए या शायद उससे भी ज्यादा? इस पर सोचिएगा जरूर।